गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं घर्षण। देखिए, घर्षण के बारे में हमने पहले लेसन में भी देखा था। जब हमने बल और दाब पढ़ा था उसमें हमने घर्षण बल के बारे में बात की थी। घर्षण बल तब लगता है जब दो सतह परस्पर संपर्क में हो और एक सतह गतिमान हो। जैसे हम अपने आप को लें कि हम चल रहे हैं तो हम किसी फर्श पर चल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, तो हम उससे संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। घर्षण बल उसके बिल्कुल विपरीत लगेगा। यदि हम आगे जा रहे हैं तो घर्षण बल बिल्कुल विपरीत लगेगा। हम दाईं ओर जाते हैं तो घर्षण बाईं ओर लगेगा। हम बाईं ओर है तो घर्षण दाईं ओर लगेगा। यानी वस्तु की गति की बिल्कुल विपरीत अवस्था की ओर घर्षण लगता है। अब ये घर्षण कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। जैसे हम छोटी सी बात करें कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल को अपन किसी एक चिकनी सतह पर लुढ़का के छोड़ दें, उसको सरका दें आगे, तो वो जल्दी से आगे गति करेगी। लेकिन वहीं जैसे किसी खुरदरी सतह पर उसको छोड़ें तो वो ज़्यादा गति नहीं करेगी। ठीक है, तो चिकनी सतह पर वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। गेंद को ले लो, वो गेंद चिकनी सतह पर आगे चली जाएगी, जबकि जो सतह खुरदरी है वह वो पहले ही रह जाएगी। इसी प्रकार हम खुद को देखें तो गीले फर्श पर फिसल जाते हैं, सूखे पर नहीं फिसलते, चल रहे हैं उस पर। तो ये स्थितियाँ घर्षण हैं। ठीक है, घर्षण के कारण होते हैं। तो घर्षण हमेशा दो सतहों पर ही लगता है। तो वो दो सतह संपर्क होती है और एक में गति होती है तो घर्षण लगता है। अब ये किस पे प्रभावित करेगा या किस पे निर्भर करेगा? तो घर्षण बल है, उसकी निर्भरता है पृष्ठीय अनियमितता पर। देखिए, दो वस्तुएं जो संपर्क कर रही हैं उनके संपर्क में पृष्ठ में यदि अनियमितता ज़्यादा है तो घर्षण अच्छा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यदि उन्हीं पृष्ठों के बीच अनियमितता कम है तो घर्षण कम लगेगा। यहाँ अपन अनियमितता की बात करें तो साधारण लफ्ज़ों में कर लें। अनियमितता का मतलब है खुरदरापन या चिकनापन। ठीक है, तो पृष्ठ चिकना है या खुरदरा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो पृष्ठ की अनियमितता ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा है, पृष्ठ की अनियमितता कम है तो घर्षण कम है। ठीक है, और वो गति के बिल्कुल विपरीत लगेगा। ठीक है, अब अपन बात करें दो घर्षणों की। यहाँ अपने को दे रखे हैं स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, ठीक है, और विराम अवस्था से उसको गति दे रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, ये ईंट यहाँ रखी हुई है, तो अब ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, स्थिर अवस्था में किसी वस्तु को गति देना क्या है? स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, यही पहले से गतिशील है और गतिशील को और गतिशील बनाए रख रहा हूँ तो वो आसान है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों आ रहे हैं। जब किसी स्थिर वस्तु को गति दी जाती है तो लगने वाला बल है स्थैतिक घर्षण, जबकि किसी गतिशील वस्तु को उसी गति में बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है तब लगता है सर्पी घर्षण। तो हमें खुद को पता है कि एक स्थिर वस्तु को अपन जब धक्का देंगे, आगे धकेलेंगे तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और पहले से गतिशील है तो हमें जोर कम लगाना पड़ेगा, यानी बल कम लगाना पड़ेगा और बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो इसी पर डिपेंड अपना ये क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करना पहले से ही गतिशील बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। क्यों? एक बड़ा संदूक है, उस संदूक को हम धक्का दें, उसको शुरू करें धक्का देना, तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? कि घर्षण ज़्यादा करेगा। लेकिन जब वो पहले से ही गतिशील होता है तो उसको उसमें बनाए रखना, गति में बनाए रखना आसान होता है। क्यों? कि पहले उसमें स्थैतिक घर्षण लग रहा था, अब उसमें सर्पी घर्षण काम कर रहा है। और सर्पी घर्षण की स्थिति में जब वो वस्तु पहले से गतिशील है तो जिस पृष्ठ पे वो चल रही है
उन दोनों के पृष्ठ में जो अनियमितता है, उन अनियमितताओं के कारण वो पृष्ठ एक दूसरे के अंदर धंस नहीं पाते, इसलिए वो गति ज़्यादा करती है। तो सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होगा, इसलिए मैं यहाँ कम जोर है या कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि स्थैतिक है वो ज़्यादा होता है, उसको हमें गति में लाने के लिए ज़्यादा लाना पड़ेगा। एक हम छोटा जैसे एग्जाम्पल ले लें कि हम जैसे ये ईंट है, अब इस ईंट के सारे हमें कोई चिकना पृष्ठ यहाँ रख दें और पेंसिल को यहाँ से छोड़ें तो वो सीधी आगे जाएगी। लेकिन चिकने पृष्ठ की बजाय नीचे हम बिछा दें कोई कपड़ा, तो कपड़ा बिछा दें तो वो कुछ कम दूरी तय करेगी। लेकिन अब हम बिल्कुल ही खुरदरा कपड़ा, कोई तौली जैसा कपड़ा बिछा दें तो वो और भी कम दूरी तय करेगी। क्यों? कि पृष्ठों में अनियमितता में परिवर्तन आ गया। यदि चिकना पृष्ठ है तो उस पर घर्षण कम लगेगा, वो आगे जाएगी, अनियमितता कम है। लेकिन जैसे तिवाल जैसा अपन ले रहे हैं कपड़ा, खुरदरापन उसमें ज़्यादा है, अनियमितता ज़्यादा है, तो घर्षण ज़्यादा लगेगा और वो कम दूर तक जा पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। देखो घर्षण है वो हानिकारक है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। हम आपकी बुक में दी गई एक एक बिंदु पर बात करेंगे जो हमें बता रखा है। ये कह रहा है आप कुल्हड़ पकड़ें और कांच का गिलास पकड़ें, क्या रहेगा? देखिए, हम कुल्हड़ पकड़े तो हमें पता है वो मिट्टी का है और उसमें अनियमितता पृष्ठ में ज़्यादा है, उसको पकड़ना आसान है। लेकिन कांच का गिलास है वो चिकना होता है, उसमें पृष्ठों में अनियमितता कम है, इसलिए उसको पकड़े रखना ज़्यादा कठिन होता है। अगर वो चिकना कर दिया गया तेल से तो वो और भी ज़्यादा पकड़ना कठिन है, जबकि कुल्हड़ में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कुल्हड़ में यहाँ घर्षण हम ज़्यादा लगा लेंगे। मार्बल का गीला फर्श, हम घर में अक्सर अपने फर्श है, ये तो अपन देखते भी है, देखिए अपने घर वाले जब अपना फर्श या आंगना धो देते हैं तो हमें इसे सूखने के लिए कहते हैं कि सूख जाए तब तक इंतज़ार करो, आने से अपने को मना करते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि ये आए और फिसले, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो अपना मार्बल का जो गीला फर्श है उसमें पानी आ जाता है, पानी फर्श पर आएगा तो अनियमितता समाप्त हो जाएगी, और जब अनियमितता समाप्त हो जाएगी तो घर्षण बल नहीं लगेगा और हम फिसल के गिर जाएंगे। इसीलिए हम उस पर नहीं चलते। कीचड़ का पगडंडी, बरसात के अक्सर दिनों में देखते हैं कई रास्तों में कीचड़ हो जाता है, या अन्य भी गंदगी नालियों से भी कीचड़ होता है। ऐसी पगडंडी पर जहाँ कीचड़ है हमें चलना पड़े तो वो कीचड़ भी अनियमितता को समाप्त कर देता है, वहाँ चलना भी मुश्किल है। अक्सर बरसात के दिनों में सड़कों के किनारों पर जो मिट्टी होती है चिकनी, वहाँ लोग फिसल के इसीलिए गिरते हैं क्योंकि फर्श की अनियमितता समाप्त हो जाती है। पेन पेंसिल से लिखना, हम पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो पृष्ठ जिसे हम लिख रहे हैं उसमें अनियमितता है, और उन अनियमित कणों के अंदर, उन अनियमित जो छेद है जगह, उन जगहों के अंदर हमारे द्वारा लिखी गई स्याही भरी जाती है, तब पेन और पेंसिल काम करते हैं। श्यामपट्ट पर लिखना, उसी प्रकार हम जब चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट में भी अनियमित पृष्ठ है, उन्हीं अनियमित पृष्ठों पर चौक है वो भरी जाती है और वो लिखा जाता है, अन्यथा वो नहीं लिखा जाता। सड़क पर वाहन चलना, सड़क आपने कभी नहीं देखा होगा कि शीशे की सड़क बना दी, एकदम सड़क को चिकना बना दिया। क्यों नहीं करते? क्योंकि घर्षण नहीं लगेगा। हमें चलने के लिए, साधन चलाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, और उस पर खुरदरापन या अनियमितता अनिवार्य है ताकि साधन चल सके। गति का रुकना, किसी वस्तु को आपने चला के छोड़ दिया, जरा कल्पना करके छोड़ो कि वो, सोचो कि वो रुके नहीं, तो ऐसा न हो, इसलिए ये खुरदरापन होता है, घर्षण होता है, ताकि गति, जिस वस्तु को हमने गति दे दी हो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, तो घर्षण उसे रोकेगा। क्यों? कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करेगा और वो गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा, इसीलिए वो उसकी गति के विपरीत चलेगा। वस्तु आगे जा रही है, घर्षण पीछे लग रहा है। घर्षण से हमें क्या हानि हो रही है? देखिए, जब वस्तुएं हैं उनमें घर्षण लगता है तो उनको कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। छोटी सी बात हम ऊष्मा को लेकर करें, हमें सर्दियों में अक्सर टीचर स्कूलों में आपको कहते हैं कि बच्चे हाथ रगड़ो पे जर। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम हाथ रगड़ेंगे घर्षण होगा, घर्षण होने से हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। किसकी वजह से? कि घर्षण से हमारे हाथों में क्या आ गई? ऊष्मा आ गई।
और जब यही अपन किसी साधन में लेके चलें तो साधन जब चलता है, घर्षण लगता है, तो उष्मा उत्पन्न होती है, उस उष्मा बेकार चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। वो मशीनों के कलपुर्जे उस उष्मा से गर्म होकर घिस जाते हैं और हमें उनको बदलना पड़ता है, वो उनके लिए समस्या है। चप्पल जूते अपन चलते हैं, अनियमित पृष्ठ होते हैं, आराम से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे घर्षण के कारण वो घिस जाते हैं और हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चप्पल और जूते हैं, उनके पीछे वाले भाग आप देखा करो, हमेशा उसमें जगह होती है, छेद होते जगह जगह, वो कभी चिकने नहीं होते। पुलों की घिसाई जगह जगह अपन देखते हैं, जैसे अपन रेलवे स्टेशन को ले, वहाँ पर पुल बने होते हैं, जरा गौर कीजिए उन पुलों पर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो भी घिसी हुई है। क्यों? क्योंकि हम रोज उस पर चढ़ते उतरते और घर्षण बल लगेगा हमारे ऐसा करने से, गति करने से, तो वो उसको घिसेगा, तो उसमें भी वो दिक्कत आती है। तो हथेली में हमने जैसे उष्मा उत्पन्न की, इसी प्रकार माचिस जब रगड़ी जाती है तो रगड़ने पर वो भी जल जाती है। इसी प्रकार मिक्सचर में हम जब कोई काम करते हैं तो मिक्सचर है वो उष्मा को प्राप्त करके गर्म हो जाता है। इस प्रकार इसमें ज़्यादा दिक्कत यह है कि उष्मा है ऊर्जा व्यर्थ में चली जाती है, वो किसी काम नहीं आती घर्षण के कारण। दूसरे मशीनी कलपुर्जे वो खराब जल्दी होते हैं, उनको बचाना होता है, और जूते चप्पल है वो अपने ज़्यादा घिस जाते हैं। ये अपने एक घर्षण से समस्या है कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस प्रकार उपयोगी है, और कहाँ हमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और कहाँ हमें घर्षण को कम करने की आवश्यकता होती है। देखिए, हमें जब ये सामान्य रूप से पूछा जाए, दैनिक जीवन में ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहाँ हम घर्षण को बढ़ाते हैं, तो जूते की तली का खांचेदार होना, वाहनों के टायर का खांचेदार होना, स्वचालित वाहनों या साइकिल के ब्रेक पैड लगाना, कबड्डी के खेल में हाथों पर खिलाड़ी के द्वारा मिट्टी रगड़ना, ये घर्षण बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। एक एक करके हम देखते हैं। हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जूते की तली है वो खांचेदार क्यों होती है? देखिए, जो जूते हम पहनते हैं उन जूतों के अंदर खांचे होते हैं। खांचेदार तली इसलिए होती है ताकि जब वो किसी पृष्ठ पर चले तो उस पृष्ठ के बीच अनियमित सतह ज़्यादा हो जाए। तो मूल रूप से अनियमितता बढ़ाने के लिए ही ये खांचे बनाए जाते हैं, क्योंकि पृष्ठों के बीच अनियमितता ज़्यादा होगी तो घर्षण बढ़ जाएगा और हमारा चलना उसके द्वारा आसान हो जाएगा। यदि हमसे पूछे वाहनों के टायर खांचेदार क्यों होते हैं, आंसर एक ही है कि वाहनों के टायर है उनमें खांचे होते हैं ताकि पृष्ठ के साथ उसकी अनियमितता बढ़ जाए। अनियमितता बढ़ाने से उसका चलना आसान है क्योंकि घर्षण बढ़ जाएगा। स्वचालित वाहनों या साइकिल के ब्रेक पैड लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्वचालित वाहन है, साइकिल है, उनके ब्रेक पैड लगाते हैं ताकि घर्षण वहाँ बढ़ाया जा सके। जैसे हम एक साइकिल की बात करें, जब हम साइकिल को चला रहे होते हैं तो पहिए की जो रिम है वो और ब्रेक पैड है वो आपस में दूर दूर रहते हैं, उनमें आपस में कोई स्पर्श नहीं होता। लेकिन जब हमें साइकिल को रोकना होता है, उसकी गति को कम करना होता है, तो हम लीवर दबाते हैं। लीवर दबाने के साथ ही उसके रिम और ब्रेक पैड एकदम नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आते वो स्पर्श करते हैं तो उनका घर्षण बढ़ जाता है और वहाँ वो उसे रोकने का कार्य करता है। कबड्डी के खेल में हाथों पर मिट्टी लगाना, अक्सर हम देखते हैं जब खिलाड़ी कबड्डी खेलता है तो बार बार में वो मिट्टी हाथों पर रगड़ता है। इसका कारण क्या होता है? वो अपने हाथों की अनियमितता को बढ़ाना चाहता है, ताकि अनियमितता बढ़ेगी तो उसकी पकड़ मजबूत बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से घर्षण बढ़ जाएगा, मिट्टी उसके घर्षण को बढ़ा देती है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब हम देखें घर्षण को कम करने की आवश्यकता कहाँ होती है। देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं, दरवाज़ों के कब्जों में तेल लगाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल में ऐसे कलपुर्जे जो गति कर रहे हैं उनमें ग्रीस लगाते हैं। ये सब घर्षण कम करने के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, कैरम बोर्ड पर नरम पाउडर क्यों छिड़का जाता है? हम सब ने कभी न कभी कैरम बोर्ड खेला है। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो अक्सर हम उस पर पाउडर छिड़कते हैं। देखिए, पाउडर छिड़क के क्या है कि जब हम ये साधारण इसको बोलें गोटा, तो जब इसको हम गोटी को चोट करेंगे
तो यदि अनियमित सतह ज़्यादा होगी तो न तो ये ढंग से गति कर पाएगा, न गोटियाँ ढंग से गति कर पाएगी। इसलिए उसकी अनियमितता कुछ कम हो जाए और ये ढंग से गति कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे उसका घर्षण कम हो जाता है और ये गति आसान हो जाती है। इसीलिए हम पाउडर छिड़कते हैं। दरवाजे या खिड़की के जो कब्जे होते हैं उनमें हम समय समय पर तेल लगाते हैं। क्यों? कि उनको काम लेते लेते उनका खुलना और बंद करना दिक्कत देने लगता है। तो हम उनमें जब तेल लगा देते हैं तो उनके पृष्ठों के बीच की अनियमितता में कमी आ जाती है, और वो कमी आ जाती है तो उनका घर्षण कम हो जाता है और उनको खोलना और बंद करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम उसमें तेल लगाते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल के ऐसे कलपुर्जे जो गति करते हैं, उन गति करने वाले कलपुर्जों के अंदर हम क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। कारण वही है कि उनका घर्षण कम करना है ताकि गति आसानी से बनी रहे। अब हम बात करते हैं कि स्नेहक की सलाह नहीं तो कुछ मशीन ऐसी होती है जिनके अंदर हमें स्नेहक लगाने की सलाह नहीं दी जाती है कि इनमें स्नेहक नहीं लगाया जाए। स्नेहक एक साधारण आप चिकनाई मानिए कि उसको लगाने की सलाह नहीं दी जाती। तो ऐसी मशीनों के अंदर वहाँ वायु की गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उनके घर्षण को कम करके उनकी ऊर्जा की होने वाली क्षति को रोक सके। क्या स्नेहक से घर्षण शून्य हो सकता है? देखिए, हम किसी भी प्रकार का स्नेहक लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति के अंदर घर्षण को शून्य नहीं कर सकते। क्यों? कि उन पृष्ठों के बीच कोई न कोई तो अनियमितता रह ही जाएगी। इसलिए स्नेहक के द्वारा घर्षण कभी शून्य नहीं हो सकता। अब बात करते हैं लोटनिक घर्षण। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो वो लोटनिक घर्षण महसूस करती है। जैसे ये एक लकड़ी गोल है, मैं अपने हाथ पे इसको लुढ़काऊं तो ये लुढ़कती हुई जो वस्तु है सॉरी, तो एक वस्तु जब दूसरी पर लुढ़केगी तो लुढ़कती हुई वस्तु दूसरे पृष्ठ के प्रतिरोध में जो बल महसूस करती है, जो घर्षण महसूस करती है, वो लोटनिक घर्षण होता है। देखिए, लोटनिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। हमने पहले वाले वीडियो के अंदर एक देखा था स्थैतिक घर्षण और दूसरा हमने देखा था सर्पी घर्षण। ठीक है, तो सर्पी घर्षण है वो ज़्यादा होता है इससे लोटनी घर्षण से। तो इसीलिए कोई लुढ़कती हुई चीज़ है, वस्तु है, वो तेज़ गति करती है। ठीक है, तो रोलर जड़ा सामान है उसको खींचना आसान हो जाता है। क्यों? कि वो लोटनी घर्षण पे काम कर रहा है। एक बच्चा है, ट्रॉली बैग है, उसमें सामान भी ज़्यादा है, लेकिन उसको वो खींच लेता है। क्यों? कि उसमें रोलर लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं और वो लुढ़कते हैं, रोलर करते हैं, तो उनके द्वारा लोटनी घर्षण है वो हमेशा कम होगा। इसलिए उस सामान को खींचना आसान होगा। हमसे पूछा जाए कि कोई संदूक है, वो एक दूसरे संदूक पर खिसकाना है और एक वस्तु को लुढ़काना है, तो कौन सा काम आसान होगा? एक संदूक को दूसरी संदूक पर खिसकाने का काम मुश्किल है, लेकिन एक वस्तु को लुढ़काने का काम आसान है। क्यों? कि लुढ़कती हुई वस्तु पर लोटनी घर्षण काम करता है जो कम होता है, जबकि हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु खिसका रहे हैं तो वहाँ सर्पी घर्षण काम करता है और वो इनकी तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु को खिसकाना आसान काम नहीं है, जबकि दूसरी वस्तु को लुढ़काना बड़ा ही आसान काम होता है। हम दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल देखते हैं कि हम सर्पी घर्षण है उसको लोटनी घर्षण में बदलते हैं। जैसे हम साइकिल और पंखे की बात करें तो साइकिल है, उसके रिम के बीचों बीच धुरी है जहाँ चारों ओर वो रिम घूम रही है। ऐसा ही पंखे के अंदर होता है। तो वहाँ जो धुरी होती है उसके अंदर छोटी छोटी बॉल बेयरिंग गोलियाँ इस्तेमाल की जाती है। वो गोलियाँ बॉल बेयरिंग इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि वो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देती है और लोटनी घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होगा और वो पंखा साइकिल आसानी से गति कर सकेंगे। तो वो घर्षण को यहाँ कम किया जा रहा है। सर्पी घर्षण को किस में बदला जा रहा है? लोटनी घर्षण में। किसके द्वारा? बॉल बेयरिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें तरल घर्षण।
क्या तरल घर्षण करते हैं? देखिए, वस्तु चाहे तरल में गति कर रही हो चाहे हवा में गति कर रही हो, उस पर प्रतिरोधी घर्षण काम करेगा। हम अपने आप को लें, हम दौड़ रहे हैं तो हमारे शरीर को भी एक घर्षण लगेगा और वायु हमें धकेलने का काम करती है। तो तरल वस्तु में, तरल पदार्थ में कोई वस्तु गति कर रही है तो प्रतिरोधी जो घर्षण है वो तरल घर्षण कहलाएगा। तो तरल में गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण तरल घर्षण है और उस घर्षण को कर्षण भी कहा जाता है। और ये जो तरल घर्षण है वो वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि ये एक डस्टर है, एक तरल में इसको इस प्रकार गति करवाएं और एक मान लीजिए इसकी आकृति आगे से नौकाकार कर दें, नुकीली कर दें, तब इसको गति करवाएं, तो जब वो नुकीली हो जाएगी तब उसका गति कराना आसान है, इस स्थिति में इसको गति कराना मुश्किल है। तो इसका मतलब वस्तु की आकृति पर भी वो निर्भर करता है। यहाँ तरल की प्रकृति की बात करें तो वस्तु तेल में गति कर रही है या पानी में गति कर रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी प्रकृति क्या होगी या तरल घर्षण क्या होगा। तो तरल में गति करती हुई वस्तु पर जो प्रतिरोधी घर्षण लगता है वो तरल घर्षण कहलाता है, उसे कर्षण भी कहते हैं। और इस कर्षण को कम करने के लिए, क्यों कि उसकी गति का विरोध करता है, उसकी गति को बनाए रखने के लिए, इस घर्षण को कम करने के लिए वाहन है वो विशेष आकृति के बनाए जाते हैं। जैसे जहाज है वो आगे से नौकाकार बनाया जाता है ताकि वो आसानी से गति कर सके। पक्षी हैं वो विशेष आकृति, आगे चोंच उनके आगे से नुकीली होती है ताकि वो प्रतिरोध कम महसूस करे, चाहे वो हवा का हो, क्योंकि विज्ञान के अंदर हवा और द्रव्य उनको तरल की श्रेणी में माना गया है, इसलिए पक्षी की आकृति विशेष होती है। हम मछली एक साधारण एग्जाम्पल लें, मछली का शरीर नौकाकार होता है, वो भी तरल में गति करने के लिए योग्य होती है क्योंकि उस पर तरल घर्षण इसकी इस आकृति के कारण कम से कम लगता है। इसलिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृतियाँ विशेष प्रकार की बनाई जाती है। धन्यवाद।